हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। तो आज हम साइंस का पार्ट सेकंड कर रहे हैं। तो आपके लिए फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट तो पहले ही अपलोड कर दिया गया, तो जो सेक्शन बी है उसका आज वीडियो बना रही हूँ। सेक्शन बी में से भी फर्स्ट क्वेश्चन मैं पहले ही जो पार्ट 1 बनाया था उसमें करवा चुकी हूँ। उसके आगे के क्वेश्चन आज हम इसमें देखेंगे। अगर आपने साइंस का सेकंड और फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके सैम्पल पेपर में दिए गए हैं। सारे क्वेश्चंस में आपके जो फर्स्ट सेक्शन था उसमें करवा चुकी हूँ। अब हम देखते हैं यहाँ से सेकंड क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया है। तो हम वहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो नीचे दिए गए ये वाला क्वेश्चन हम वहाँ पर कर चुके हैं। और ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसका, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हम ये कहेंगे कि ये जो अगर आप एक बाजार से 1 लीटर दूध लेकर आते हैं तो पाश्चुकरण वाला और संक्रामक रोग, ये क्वेश्चन हमने पहले ही इस वीडियो में कर लिए हैं। अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहा गया है। सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन हम उस फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप अपने घर में नींबू के अचार को एल्युमिनियम के बर्तन में रखते हैं तो पाते हैं कि कुछ दिनों बाद ये खराब हो जाता है, समझाइए क्यों। तो नींबू का अचार क्या है? नींबू का अचार, नींबू एक एसिड है और जब एल्युमिनियम के बर्तन में उसको रखा जाता है तो उसके साथ रिएक्शन कर लेता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो नींबू का अचार है वो खराब हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं नींबू का अचार अम्लीय प्रकृति का होता है, एसिड होता है जिसमें सिट्रिक अम्ल रहता है। इस कारण अचार को एल्युमिनियम के पात्र में रखने पर वह अभिक्रिया करके विषैला लवण उत्पन्न कर देता है। तो अगर अचार में क्या है, सिट्रिक एसिड, और जब उसको एल्युमिनियम के पात्र में रखते हैं तो वो क्या करता है, उसके साथ अभिक्रिया करके एक विषैला लवण बना देता है जो कि हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होता है। अतः हम एल्युमिनियम पात्र को नींबू के अचार में नहीं रखते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है। पहाड़ों की ऊंचाई पर कभी कभी लोगों के नाक से खून बहने की समस्या का सामना करना पड़ता है और इसके अथवा में है नुकीले कील की कूंद की तुलना में लकड़ी में ठोकना आसान क्यों नहीं है। तो देखो हर एक क्वेश्चन जो अब सेक्शन बी का है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो ये कहा जा रहा है कि पहाड़ों की ऊंचाई पर कभी कभी लोगों के नाक से खून बहने की समस्या। अब देखो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं प्रेशर क्या होता रहता है, हाई होता रहता है। इसीलिए क्या हो जाता है, प्रेशर हाई होने की वजह से हमारी जो नसें हैं उस पर प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है और वो क्या होती है, थोड़ी ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से जो नाक है वहां से क्या आने लग जाता है, खून आने लग जाता है। इसके अथवा में इन दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। नुकीले कील की कुंद की तुलना में लकड़ी में ठोकना आसान है। मतलब कि कील को किसी बोर्ड पे ठोकने की बजाय ठोकना आसान है, बजाय कि किसी मोटे, आपने तो ये देखो समझा ही होगा कि एक जिसका कोना नुकीला हो इस तरह से, उसे हम किसी भी चीज में ठोकना हमारे लिए आसान होता है, बजाय कि इस तरह की फ्लैट चीज को किसी चीज के अंदर ठोकना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्या समझाया जा रहा है कि जिसका सरफेस एरिया, देखो जिस सरफेस एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। देखो यहाँ पे पहले समझा देती हूँ आपको ये क्वेश्चन। कील देखो इस तरह से होती है और अगर फ्लैट चीज को है तो अगर ये दोनों आपको सेम साइज की दी जाए और कहा जाए कि दीवार में ठोको, तो जो कील है नुकीली होने के कारण आसानी से दीवार में ठुक जाएगी, लेकिन ये नहीं ठुकेगा। क्यों? क्योंकि जिसका सरफेस एरिया, जिसका जो सतह है, सरफेस हम एरिया बोलते हैं, इसका सतह है, क्षेत्रफल अगर कम होगा तो वहाँ प्रेशर ज़्यादा लगेगा और जहाँ प्रेशर ज़्यादा लगेगा वहाँ पे बल ज़्यादा होगा। इसका सरफेस एरिया, या हम ये कहें कि सतह है, जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर, जो दबाव है वो कम लगेगा और दबाव कम लगने की वजह से यहाँ पे बल भी कम लगेगा। बल यहाँ पे ज़्यादा लगेगा अंदर ठोकने के लिए। अब देखते हैं इसका आंसर हम। तो देखते हैं इसका आंसर। देखो क्या, अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसीलिए शरीर का दाब बाहर वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है। तो हमारे शरीर का जो वायुमंडलीय दाब है वो अधिक हो जाता है, लेकिन बाहर का वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण रक्त वाहिनियों से रक्त निकलने लगता है। यही कारण है कि अधिक ऊंचाई पर चढ़ने से नाक से रक्त स्राव होने लगता है। देखो क्या होता है, शरीर का जो दाब है एक्चुअल में अगर हम नॉर्मल जगह पर रहते हैं तो वो बराबर है, लेकिन अगर हम ऊंचाई पर चले जाते हैं तो ऊंचाई का जो दाब है वो क्या है, कम है और हमारी नसों का दबाव क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, जिससे कि रक्त वाहिनियां फटकर वहां से खून निकलने लग जाता है। अब इसके अथवा का क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए क्या कहा गया है। कील को नुकीला बनाने से उसके सिरे का क्षेत्रफल कम हो जाता है, जिससे उस पर लगने वाला बल अधिक दाब डालता है। अब देखो ये इस तरह से नुकीला हो गया, तो अगर यहाँ पे अब हम उस चीज़ को ठोकेंगे तो क्या होगा, उसका क्षेत्रफल कम हो गया। अब हम उस पर दबाव लगाएंगे तो दबाव ज़्यादा लगेगा और कम बल में ही हम क्या कर सकते हैं, कील ठोक सकते हैं। देखो कील को नुकीला बनाने के लिए उसके सिरे का क्षेत्रफल कम हो जाता है, जिससे उस पर लगने वाला
सॉरी बेटा डिस्टर्बेंस के लिए। तो देखो क्या है, कील को नुकीला बनाने के लिए उसके सिरे का क्षेत्रफल कम हो जाता है। अगर हम इस तरह से नुकीला बना देंगे तो सिरे का क्षेत्रफल मतलब कितना एरिया ले रहा है, कम। ये वाला पॉइंट देखो सबसे कम एरिया ले रहा है, तो उसका क्षेत्रफल कम हो गया। इसीलिए उस पर जितना बल लगाया जाएगा तो अधिक दाब डालेगा, कम बल लगाने पर भी अधिक डालेगा, जिससे कि जो कील है वो आसानी से दीवार में ठुक जाएगी। बजाय कि अगर हम इस तरह की कोई चीज़ लेते हैं उसको ठोकने में हमें ज़्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी। इसी कारण कील को आसानी से दीवार या लकड़ी में ठोका जा सकता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या है, किसी वस्तु की गति की स्थिति को धक्का और खींचना दोनों द्वारा बदलने की स्थिति के 2 उदाहरण दीजिए। देखो क्या कहा जा रहा है कि किसी भी वस्तु में गति को जब आप स्थिति को धक्का लगाते हैं या उसको खींचते हैं, दोनों ही द्वारा बदलने की स्थिति के 2 उदाहरण देने। देखो क्या कह रहा है, दरवाजा खोलना, हम ये तो लिख सकते हैं दरवाजा खोलना, आपने क्या किया है, धक्का लगाया है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कह सकते हो, दरवाजा बंद करना, ये इसका उदाहरण हो जाएगा कि दरवाजा बंद करने में आपने खींचा है, उसकी स्थिति में क्या आया, परिवर्तन आया है। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, और दरवाजे से कि आपने किसी अलमारी को खिसकाया है, धक्का लगाया है, उसकी पोजीशन में बदलाव आ जाएगा, अलमारी की पोजीशन में बदलाव। गेंद को धक्का लगाया है, गेंद आगे की तरफ मूव हो गई है। अच्छा, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि खींचने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। खींचने के लिए जैसे कि आपने किसी यहाँ पे एग्जाम्पल आप ले सकते हो। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इजी वाले क्वेश्चन है कि किसी भी चीज़ को धक्का लगाने से उसकी गति, उसकी जो स्थिति है उसमें परिवर्तन होता है, उसके 2 उदाहरण देने हैं। तो कुछ भी एग्जाम्पल लगाओ, जो 2 चीज़ धक्का लगाने के, 2 चीज़ खींचने के। अलमारी को इस तरफ खींचा तो इस तरफ हो गई, है ना, तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब देखो इसी के अथवा में क्वेश्चन दिया, अथवा में आपके भर के क्वेश्चन दिए, मतलब अथवा में आपके अच्छे सारे क्वेश्चन है। 6 में 2 क्वेश्चन दिए, उनमें से 1 करना है। पतली पट्टी की तुलना में चौड़ी पट्टी वाले स्कूल बैग को उठाना सुविधाजनक। देखो एक तो इस तरह की पतली पट्टी होती है, लेकिन स्कूल जो बैग होता है वो चौड़ी पट्टी वाला होता है, तो उसको उठाना आसान क्यों होता है? क्योंकि देखो जब नुकीली चीज़, अगर हम पतली पट्टी वाले स्कूल बैग को जब लेकर जाएंगे तो स्कूल के बैग में बुक्स होंगी, भारी होगा, तो वो क्या करेगा, ये आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालेगा और उसकी वजह से आपको चुभ जाएगा आपके यहाँ शोल्डर्स पर। लेकिन भारी पट्टी होगा तो क्या होगा, इसका जो प्रेशर है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, जो दबाव लग रहा है वो क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। जब दाब कम हो जाएगा तो जो बल है वो भी कम लगेगा और आपके ये जो शोल्डर्स पर चुभेगा नहीं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए क्या आंसर हो जाएगा, ब्रॉड शोल्डर स्ट्रैप प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया। अगर आप हिंदी मीडियम में है तो आप इस तरह से लिखेंगे कि चौड़ी शोल्डर स्ट्रैप वाली पट्टी की जो पट्टी है, बैग की जो पट्टी है, उसमें क्या होता है, अधिक क्षेत्रफल होता है, अधिक क्षेत्रफल, इस तरह से आप हिंदी में लिख लीजिएगा इसको, अधिक क्षेत्रफल होता है, जिसकी वजह से जो दाब है वो जो बैग का जो दाब है कंधे पर या शोल्डर पर कम लगता है। देखो इस तरह से आप लिख लीजिएगा, जिससे कि बैग को कैरी करना इजी हो जाता है, बैग को उठाना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। आप किस तरह से लिखेंगे कि चौड़ी पट्टी वाले बैग को, चौड़ी पट्टी वाले बैग का जो बैग का सरफेस एरिया है या जो क्षेत्रफल है वो अधिक होता है, जिसकी वजह से वो हमारे कंधों पर कम दाब कम डालती है और उसकी वजह से जो फोर्स है वो कम लगता है और इसी की बल कम लगता है, इसी की वजह से उनको कैरी करना या उनको उठाना आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या कहा गया कि वायुमंडलीय दाब के प्रभाव को क्यों महसूस करते हैं। हम वायुमंडलीय दाब के प्रभाव को क्यों महसूस करते हैं? देखो वायुमंडलीय दाब के प्रभाव को हम महसूस नहीं करते, आप इस तरह से लिखेंगे, नहीं करते हैं। इस जगह पे हम नहीं करते हैं क्योंकि हमारे अंदर का जो प्रेशर है और हमारे बाहर का प्रेशर है सेम है, इसीलिए हम वायुमंडलीय दाब को वो जो महसूस नहीं करते। अभी इसका आंसर देखेंगे, दबाव, इसके अथवा में भी क्वेश्चन दिया है, दबाव कैसे लगेगा। बल को स्थिर रखते हुए क्षेत्रफल को दुगना कर दिया जाए। अगर बल को हम क्या करते हैं, जो फोर्स है उसको हम स्थिर रखते हैं और जो प्रेशर है उसको हम क्या कर देते हैं, दुगना कर देते हैं क्षेत्रफल को। एक सेकंड यहाँ पे देखते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या है, यदि बल को स्थिर रखते हुए क्षेत्रफल को दुगना कर दिया जाए। अगर बल तो जितना पहले लग रहा था उसी कंडीशन में लग रहा है, लेकिन क्षेत्रफल, पहले इस पर बल लगाया जा रहा था, अब इस पर बल लगाया जा रहा है, तो क्षेत्रफल पर अगर बल स्थिर है लेकिन क्षेत्रफल दुगना कर दिया तो दबाव कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, जिससे कि वो कील जो है वो अंदर नहीं जा पाएगी। दूसरा, क्षेत्रफल को स्थिर रखते हैं, मतलब कि पॉइंट ये एरिया आपने दोनों में क्षेत्रफल आपने इतना ही लिया है, लेकिन बल को दुगना कर दिया तो दबाव भी कैसा हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ये इसके फर्स्ट के दोनों क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे हम इसको समझते हैं।
तो देखो इसमें क्या है कि हम वायुमंडलीय दबाव को प्रभाव को क्यों महसूस करते हैं या क्यों महसूस नहीं करते हैं। यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा कि नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर का जो दबाव है और वायुमंडल का जो दबाव है दोनों बराबर है, लेकिन जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो दबाव कम हो जाता है, जो भी मैंने पहले क्वेश्चन कराया था, और हमारे शरीर का दबाव अधिक हो जाता है। उस समय हम वायुमंडलीय दाब को जो है वो महसूस करते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए हम थोड़ा फटाफट लेते हैं। अब देखो अगला क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, निम्नलिखित का मिलान करना है। तो मिलान में देखो निमोनिया कैसा है, निमोनिया यहाँ पर हम लिखेंगे निमोनिया कैसी है, निमोनिया बैक्टीरिया से होता है। निमोनिया किससे होता है, बैक्टीरिया से। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, फर्स्ट लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद खांसी किससे होती है, वायरस से। और एड्स भी किससे होता है, वायरस से होता है। तो ये यहाँ पे आप क्या कर देंगे, मिलान कर देंगे। देखो यहाँ पे अच्छा मैचिंग, यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे, ठीक है। खांसी किससे होती है, निमोनिया किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। खांसी और एड्स किससे होती है, वायरस से होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं 9th के क्वेश्चन। 9th के देखो 4 पार्ट है और हम इसको क्वेश्चन को इकट्ठा ही देख लेंगे। पहले देखो एल्युमिनियम फॉइल का उपयोग खाद्य पदार्थ को लपेटने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है, कारण देना है, क्योंकि एल्युमिनियम पेपर क्या है, विद्युत जो हम ये कहेंगे हीट का या जो गर्मी है, गर्म है, उसका क्या करता है, कुचालक होता है, वो अपने में से पास नहीं होने देता, इसलिए हमारा जो खाना है वो गर्म रहता है। द्रवों को गर्म करने के लिए विसर्जन छड़ें धात्विक पदार्थों से बनी होती है। क्यों, क्योंकि वो क्या होती है, हीट की क्या होती है, कुचालक होती है। विसर्जन छड़ें धात्विक पदार्थों की बनी होती है। धात्विक मतलब कि हम ये कहेंगे धातुओं की बनी होती है। क्यों, धातु क्या करते हैं, जैसे रोड आपके घरों में जो पानी यूज़ करने के लिए रोड यूज़ की जाती है वो धातुओं की बनी होती है। क्यों, क्योंकि जो रोड है वो क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देंगे सुचालक, यहाँ पे क्या लिख देंगे, जो इसका कुचालक। अभी आंसर करवाऊंगी लेकिन एक बार समझा देती हूँ, ठीक है। कॉपर जिंक को उसके लवण में से विस्थापित नहीं कर पाता है। जब हमने बनाया था CuSO4 क्या करता है, एक सेकेंड, CuSO4 ZnSO4 को अलग नहीं कर पाता, ये वाली बात, क्योंकि ZnSO4 ज़्यादा, Zn जो है, जिंक जो है वो ज़्यादा क्रियाशील है। ये सारे क्वेश्चन आपको वर्कशीट में मिल जाएंगे, असेसमेंट शीट में मिल जाएंगे, वहाँ से ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, जैसे ही हवा के संपर्क में आते हैं आग पकड़ लेते हैं। तो आइए हम ये चारों क्वेश्चन साथ में ही करते हैं। तो देखो क्या आंसर होगा, एल्युमिनियम के पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि एल्युमिनियम की पन्नी ऊष्मा की कुचालक होती है। क्या होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है। वह खाद्य सामग्री को गर्म रखती है तथा पन्नी मोड़ने में भी आसान होती है। सभी धातुएं तन्य होती है और सभी अधातुएं, ये लाइन चाहे आप हटा दो, इसमें से आप ये हटा सकते हैं, यहाँ तक लिख सकते हैं कि वो क्या करती है, पन्नी को मोड़ना भी आसान होता है तथा वो विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है, जिससे कि जो खाना है वो गर्म रहता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, द्रवों को गर्म करने के लिए विसर्जन छड़ें धात्विक पदार्थों की क्यों बनाई जाती है। क्योंकि विसर्जन छड़ें, आप इस तरह से लिखेंगे, विसर्जन छड़ें धात्विक पदार्थों से बनाई जाती है क्योंकि वे ऊष्मा की सुचालक होती है। इस तरह से लिखेंगे, ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है। नेक्स्ट देखो, कॉपर जिंक को उसके लवण विलयन से विस्थापित नहीं कर पाता क्योंकि जिंक ज्यादा क्रियाशील है। क्योंकि जिंक ज्यादा क्रियाशील है, इस तरह से आप लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। इसमें सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में संग्रहित क्यों किया जाता है। देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, सोडियम और पोटेशियम अत्यंत क्रियाशील धातु है। वे हवा के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेते हैं। इन धातुओं की यह प्रतिक्रिया हवा में मौजूद जल वाष्प आर्द्रता के साथ होती है, अतः इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो देखो यहाँ पे इतना लिख सकते हो कि यह हवा के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेती है, इसीलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट में इसके अथवा में फिर एक क्वेश्चन दिया गया है, तो आइए देखते हैं। यहीं पे मिलान करना है, हम मिलान कर देते हैं। कॉपर क्या है, एक बताओ फटाफट, कॉपर से क्या बनाए जाते हैं, बिजली के तार बनाए जाते हैं, तो 1 का यहाँ से आ जाएगा। चांदी से क्या बनाया जाता है, आभूषण बनाया जाता है, तो ये हो जाएगा सेकंड। CuOH, एक इसको हम बाद में लेते हैं। उसके बाद में सल्फर क्या है, एक अधातु है, तो ये हो जाएगा 5 का यहाँ पर। लोहा क्या है, लोहा के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, तो ये हो जाएगा 6 यहाँ पर। उसके बाद देखो क्या कहा गया, CuOH2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, आधार की जगह यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्षार आना चाहिए, तो ई यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, थर्ड में क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्षार या आधार। इन्होंने बेस, क्योंकि इंग्लिश में बेस कहते हैं तो उसी के लिए उन्होंने आधार लिख दिया, क्षार आ जाएगा। और HNO3, देखो हम यहाँ पे लिखते हैं HNO3, ये क्या होता है, एक एसिड होता है, तो नंबर 5 यहाँ पर आ जाएगा। ये देखो, ये एक सेकेंड, यहाँ पे ये HNO3 4, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। एक बार दोबारा करा देती हूँ। देखो कॉपर क्या है यहाँ पर, कॉपर बिजली के तार बनाए जाते हैं। कॉपर से क्या बनाया जाता है, बिजली का तार। चांदी क्या है, आभूषण बनाने के काम आते हैं, ये 2 हो जाएगा।
OH2 ये क्या है, बेस है, तो ये हो जाएगा 3। HNO3 क्या है, एसिड है, तो ये हो जाएगा 4। सल्फर क्या है, एक अधातु है, तो ये हो जाएगा 5। और लोहा क्या है, एक लोहे में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, तो ये हो जाएगा 6। तो इस तरह से मैचिंग करनी है, आप यहाँ पर कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 हमारे यहाँ पास है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, फिर हम 10 करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से हो जाएगा। निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। एक बल्ब के लगने के लिए कितनी वस्तुएं मौजूद होनी चाहिए? एक बल्ब को लगने के लिए 2 वस्तुएं कम से कम मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। 2 ऑब्जेक्ट होंगे, एक तो जिसे जो धक्का लगा रहा है और एक जिस पे धक्का लग रहा है, तो 2 वस्तुएं हमेशा मौजूद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। ए दोस्त और बी एक ही दिशा में बल एक बॉक्स पर 2 न्यूटन और 4 न्यूटन बल लगा रहे हैं, तो टोटल बल कितना लगाया जाएगा? तो देखो एक ही दिशा में लग रहा है, इसलिए बल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 6N यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल बल हो जाएगा। क्या घर्षण बल वायु में गतिमान वस्तुओं पर भी कार्य करता है? तो हाँ, इसका आंसर हो जाएगा कि हाँ, जो घर्षण बल है वो गतिमान वस्तुओं पर कार्य करता है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं क्या कहा गया। निम्नलिखित स्थितियों पर बल लगाने वाले एजेंट और वस्तु की पहचान करें जिस पर वह कार्य कर रहा है। प्रत्येक स्थिति में बल के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो आइए A, B, C यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनको सॉल्व करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि जब नींबू का रस निकालते हैं तो कौन सा बल लगता है? उस समय पेशीय बल लगता है, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि बल के प्रभाव से नींबू की आकृति में परिवर्तन आता है और नींबू का रस निकलता है। तो क्वेश्चन मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो वीडियो बहुत लंबा हो गया है। देखो क्या कहा जा रहा है कि जब भी क्वेश्चन नंबर 1 में नींबू के रस के लिए नींबू के टुकड़ों को उंगलियों के बीच में दबाने से लगने वाला बल जो है, मांसपेशियों के कारण जोर लगाते हैं ना उसके अंदर, तो मांसपेशियों के कारण पेशीय बल लगता है, इसके कारण नींबू की आकृति में परिवर्तन आता है और नींबू का रस निकलता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालने के लिए बल लगाने वाले कारक में भी कौन सा बल? जब हम टूथपेस्ट निकालते हैं तब भी कौन सा बल लगता है? पेशीय बल लगता है, और इसके कारण क्या होता है, बल ट्यूब से बाहर निकलता है। जो एक सेकेंड, देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालने के लिए बल लगाने वाला कारक पेशीय बल है। मांसपेशियों किस, अगर आप टूथपेस्ट से पेस्ट बाहर निकाल रहे हो तो कौन सा बल लगा रहे हो? पेशीय बल लगा रहे हो। बल ट्यूब पर लगता है जिससे ट्यूब की आकृति में परिवर्तन आता है और पेस्ट बाहर आता है। उसका रिजल्ट क्या होता है कि पेस्ट बाहर आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड में क्या कहा गया है कि दीवार में लगे हुक की लटकी हुई कमानी को दूसरे सिरे पर एक भार की दिशा में लगाने वाला बल क्या है? असंपर्क बल है। क्या है वो? असंपर्क बल। मतलब जब नीचे की तरफ वो लगता है, आपने उस पर कुछ टांग दिया तो जो बल है नीचे की तरफ लगेगा, लेकिन वो कैसा है? असंपर्क बल है। जिस पर बल लग रहा है ये वह हुक व कमानी, देखो क्या कहा जा रहा है, देखो क्या है, जिस पर बल लग रहा है वह हुक व कमानी बल के प्रभाव से कमानी खिंच जाती है। बल के प्रभाव से क्या होती है? कमानी खिंच जाती है। वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसीलिए आप तीनों वीडियो देख लीजिएगा। थैंक यू गाइज।